जो जन्म था 1840 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन का लागू। उसके एक साल बाद काम लिखा, कहानी लिखा, कविता लिखा। उसके जरिए वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए अपना साहित्यकार की तरफ से साहित्यकार के रूप में काम। राजा क्या होता, राजा ही सबसे बड़ा होता, राजा को ही भगवान माना जाता। उसके खिलाफ ही यह कानून के तरफ से लोग गुप्त तरीके से वहाँ के सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। इससे राजतंत्र समाप्त होकर लोकतंत्र जिसमें स्थापित हो सके। और अगर मान लीजिए तो कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, आता है इतने के सबसे बड़ी बात है क्या, महत्वपूर्ण बात है क्या, इसमें पहला आंसर था और फिर आगे अच्छे तो इंग्लिश में पहले आप बोल लीजिए, ये पढ़ लीजिए, पहले ये नो पढ़ लीजिए, ये एल पढ़ लीजिए। शुद्ध भाषा बोलने के लिए आप पूरी तेजी से नहीं पढ़ने के बजाय आप आसानी से शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। तो पढ़ने के लिए आप खास धीरे धीरे इन्हें नू थे कुछ देर पढ़ते जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा इन्हें। और इसकी ही यहाँ पे कुछ इतिहासकारों ने माउंट आबू का आलोचना किया कि आप जो कर रहे हैं यह अन्यायपूर्ण है, देश के लिए बहुत ही घटिया सोच है आपका, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। फिर इसमें जब संधि हो रहा था तो उसमें सार्डिनिया पिलॉन के जो थे माउंट आबू, इसको भी उस संधि में सम्मान की दृष्टि से देखते हुए सम्मान के साथ आदर के साथ पेरिस लाया और उस समय दिया कि एकीकरण का जो सबसे बड़ी बाधा है वह ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया ही संपूर्ण यूरोप का बाधा है। तो आज हम पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। इटली का एकीकरण अभी बता देंगे तो फिर आगे दिक्कत होगा। काउंट काबूर भी आएगा, गेरिबाल्डी भी आएगा, मेजनी भी आएगा। अब मेजनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब तुरंत स्टार्ट कर देंगे इटली के एकीकरण में तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम पहले पढ़ते हैं मेजनी के बारे में, फिर पढ़ेंगे काउंट काबूर के बारे में। तो मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। मेजनी का पूरा नाम क्या था? जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी। मेजनी का जो जन्म था 22 जून 1805 ईस्वी में हुआ था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता लागू किया था। उसके एक साल बाद जन्म हुआ। इसका जन्म 22 जून 1805 में। मेजनी बचपन से क्रांतिकारी भावना के थे, क्रांति करना चाहते थे, गलतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। राजतंत्र है तो जरूरी है, गलती होगा ही। नेपोलियन बोनापार्ट भी शुरू के समय में अच्छे से शासन किया था, फिर धीरे धीरे वह भी तानाशाही की ओर बढ़ गया था। तानाशाही की बढ़ गया था न? तो यह भी जो थे जोसेफ मेजिनी, यह क्रांतिकारी भावना के थे। यह कैसा था? क्रांतिकारी भावना के। यह पढ़ लिख कर वकील बन गया था। अब वकील भी बन गया, क्रांतिकारी भावना का भी है, तो जाहिर सी बात है क्रांतिकारी किस लिए करता है कि गलतियों के खिलाफ आवाज उठाकर उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तभी ना क्रांति, जब सही समय चल रहा है तो उसको काहे हम छेड़छाड़ करेंगे? गलती होगा तभी ना उसको छेड़छाड़ करेंगे, तभी ना उस पर आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब ये देख लीजिए, अपना देश में अगर किसी को लगता है कि देश के साथ गद्दारी हो रहा है, गलत हो रहा है, यह तानाशाही शासन चल रहा है, तभी ना सीजेपी अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है, अभी भी जारी है उसका आंदोलन। इस बारिश में भी जारी किया हुआ है। सोनम वांगचुक अभी भी अपना खाना पीना नहीं शुरू किया है, वह अभी भी जॉनसन पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल कर रहा है कि इस्तीफा लेकर रहेंगे। अगर वही सही से होता तो वो किस लिए इस्तीफा लेता? उसको कोई ज़रूरत ही नहीं था इस्तीफा लेने के लिए। तो गलती होगा तभी ना। लेकिन यह क्रांतिकारी भावना के ही थे और पैसे से या पढ़ लिख कर यह वकील। अब मूर्ख आदमी तो वकील नहीं बनेगा ना, पढ़े लिखे ही लोगों ने वकील बनेंगे, जाकर कोर्ट में अपना याचिका देंगे, अपना केस लड़ेंगे, नया नया कानून लागू करने का प्रयास करेंगे, जिसके साथ गलत होगा उसके साथ आवाज़ उठाकर उसका साथ देंगे, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, तभी ना। जब क्रांतिकारी भावना का भी है और वकील भी है तो जाहिर सी बात था यह अपना गणराज्य घोषित बनाना चाहेंगे। लोकतांत्रिक भावना का भी होगा। यह बचपन से ही
राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम। अब प्रेम होगा तो क्या होगा, सभी को अपना, सभी को अपना धर्म, जो भी हो, धर्म हो, जाति हो, बराबर है, समानता, प्रभुता, बंधुता, भाईचारा बनाने का प्रयास करेगा। भाईचारा कब बनेगा, जब लोकतंत्र देश में लागू होगा। यह बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना के थे, यह बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना के थे। साथ ही यह एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार मतलब हो गया ये जो अपना सब पढ़ते हैं, गद्य पद्य, कहानी, कविता, निबंध, कहानी लिखने का प्रयास करते थे, कविता लिखने का प्रयास करते थे, और इसी कविता और कहानी के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया करते थे। अभी अपना सब ही है, अपना सबके पास नया है, उतना नहीं है ज्ञान, लेकिन मोबाइल के जरिए अपना सब पहुंचाते हैं संदेश। पहले पत्र के जरिए संदेश पहुंचाया जाता था, अपना व्यक्तित्व विचार रखा जाता था। अभी क्या है, अभी उतना नहीं जानते हैं उतना। अब जो था लिखने वाला, पत्र के जरिए जो पहले पहुंचाया जाता था, अब मोबाइल के जरिए सीधा बोल देते हैं, अपना भावना व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा देते हैं। वह अगर खुश होता है, इम्प्रेस होता है, तो अपना भावना को भी व्यक्त करता है, वो अपनी भावना भी अपने सामने व्यक्त करता है। और मिलान होने के कारण, दोनों में एकजुट होने के कारण, जिसके खिलाफ या जिसके तरफ अपना संवाद रखते हैं, उसके तरफ होता है काम। यह क्रांतिकारी भावना के थे, वकील थे, राष्ट्रवादी भावना के थे। राष्ट्रवादी भावना कैसे जगेगा, जब वहाँ तक हम अपनी बातों को पहुँचाएंगे। तो पहुँचाने का काम किस तरफ से हुआ, अपना एक किताब लिखा, कहानी लिखा, कविता लिखा, उसके जरिए वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए उन्होंने अपना साहित्यकार की तरफ से काम किया, साहित्यकार के रूप में काम किया। यह आगे चलकर देखा, कई लोगों ने गुप्त तरीकों से, सीक्रेट तरीकों से राजतंत्र के खिलाफ हो रहे हैं। यह प्रयास करते ही आ रहा था, बचपन से ही क्रांतिकारी भावना के थे, राजतंत्र के खिलाफ थे। क्रांति, जब राजतंत्र लागू है तो क्रांति करेंगे तभी ना। तो जब गुप्त तरीके से कुछ राष्ट्रवादी व्यक्ति ने कार्बोनरी का जब गठन किया, तो उसमें यह सदस्य के रूप में काम किया। कार्बोनरी का सीधा उद्देश्य था कि जो चलते आ रही है राजतंत्र की सरकार, कार्बोनरी का जो उद्देश्य था वह राजतंत्र के खिलाफ था। राजतंत्र आ रहा था, राजतंत्र में क्या होता था, राजा ही सबसे बड़ा होता था, राजा को ही भगवान माना जाता था। उसके खिलाफ ही यह कार्बोनरी के सदस्य लोग गुप्त तरीके से वहाँ के सैनिकों की हत्या कर दी जाती थी, जिससे राजतंत्र समाप्त होकर लोकतंत्र देश में स्थापित हो सके। और जोसेफ मेजिनी भी कार्बोनरी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, सदस्यता बन गए। यह सदस्यता बनने के बाद इन्होंने दो संस्था ललका देन, हाँ, दो संस्था बनाया। और दो संस्था, पहला संस्था का क्या नाम था, यंग इटली। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, फ्रांस के मार्सिले शहर में, फ्रांस के मार्सिले शहर में हुआ था।
इसका उद्देश्य जो था, इटली को 1815 ईस्वी में मेटरनिख ने कई प्रांत बना दिए थे, कई टुकड़ों में बांट दिए थे, छोटे छोटे प्रांतों में बहुत सारे बांट दिए थे। 1815 में हुआ था ना वियना सम्मेलन, उसी के तहत ने मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में बांट दिया था। उसको एकत्रित करके विदेशी जो प्रभुता कायम है उसको समाप्त करने का प्रयास था। यंग इटली का सीधा उद्देश्य था कि इटली में जो छोटे छोटे राज्य को जो बांटा गया है उसको एकत्रित करके वहाँ पे गणराज्य घोषित करेंगे, यानी लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जिससे सभी लोगों को समानता मिल सके और अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। इसका सीधा उद्देश्य था छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके विदेशी जो थे, विदेशी शासन, विदेशी प्रभुता, उसको समाप्त करके यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जिससे सभी लोग अपना जीवन स्वतंत्र रहकर यापन कर सकेंगे। और दूसरा संस्था था यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? फ्रांस के बर्न शहर में हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना 3 साल बाद ही मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कर दी, जो कि फ्रांस के बर्न शहर में हुआ। और इसका जो उद्देश्य था राजतंत्र, तानाशाही शासन को पूरी तरह से समाप्त करके यहाँ पे भाईचारा, मित्रता, बंधुता, समानता का अधिकार हर एक नागरिक को मिल सके, जिससे सभी लोग अपना जीवन स्वतंत्र होकर यापन करेंगे। यहाँ पे इसका सीधा राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र हर हाल में लागू करना था। यह हो गया जोसेफ मेजिनी। ये पूरा आवे छे? यहाँ तक आवे? यल चल ठीक ठीक। अब यह हो गया मेजनी के बारे में, लेकिन मेजनी भरपूर प्रयास किया। यहाँ पे मेजनी का मृत्यु 1872 1872 में इनका मृत्यु हो गया। 1872 में इनका मृत्यु हो गया। अब इटली के एकीकरण में कार्बोनरी का स्थापना राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन पता नहीं इसलिए पूछा था। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान है। बाधाएं
इटली के एकीकरण में बाधाएं। मेजनी जो बचपन से ही क्रांतिकारी भावना के थे, यह चाहते थे कि इटली पूरी तरह से सर्वोच्च, इटली जैसे भारत हो गया, भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह इटली में भी जितने भी प्रांत हैं, हर जगह राजतंत्र को समाप्त करके, इसका एकीकरण करके संपूर्ण क्षेत्र पर गणराज्य की स्थापना की जाए, लोकतंत्र। हाँ, संपूर्ण इटली पर गणराज्य स्थापित किया जाए। लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एडवर्ड जो थे, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एडवर्ड चाहते थे कि यह जो एकीकरण हो, यह मेरे नेतृत्व में हो, मेरे अंदर हो, मेरी अध्यक्षता में हो, और यहाँ पे गणराज्य स्थापित नहीं होकर धर्म राज्य की स्थापना हो। धर्म राज्य मतलब कि धर्म के आधार पर स्थापना हो। गणराज्य होगा तो लोकतंत्र होगा सभी को अपना अपना जाति धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी। वह अपना हर तरह से, जिस तरह से वह खुश रह सकते हैं, वह अपना दूसरे को कष्ट दिए बिना ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन चार्ल्स एडवर्ड का कहना था कि यह गणराज्य नहीं होकर धर्म राज्य हो, ताकि एक कोई धर्म होगा जो इसका धर्म होगा, यही ना होगा। जो भी धर्म होगा एक ही धर्म होगा, और एक ही धर्म के लोग इटली में बसा करेंगे और उसी धर्म को मानेंगे, जिसके चलते मेजनी और एल्बर्ट की विचारधारा अलग होने के कारण इसका एकीकरण नहीं हो पाया। मेजनी का क्या कहना था? गणराज्य होना चाहिए। इसका क्या कहना था? धर्म राज्य होना चाहिए। धर्म के आधार पर स्थापित होना चाहिए, देश स्थापित होना चाहिए। धर्म के आधार पर जो होगा, हर एक प्रकार के धर्म नहीं होगा यहाँ पे लागू। कोई ऐसा धर्म होगा जो सभी को मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में क्या होता है? क्या आपका जो जाति में इंटरेस्ट है उस जाति में रहिए, आपका जिस धर्म में इंटरेस्ट है उस धर्म में रहिए, आप अपना जीवन स्वतंत्र जी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। लेकिन धर्म राज्य में क्या होता कि अगर धर्म राज्य स्थापित होता, कोई एक ही धर्म होता, कोई ऐसा खास धर्म होता जिसको हर एक नागरिक को मानना पड़ता। दोनों की विचारधारा, इन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इसके बाद एकीकरण की असफलता, इन दोनों की विचारधारा के कारण नहीं हो पाया। 1848 ईस्वी के दौरान मेटरनिख की सत्ता
समाप्त हो गई ऑस्ट्रिया से। मेटरनिक की सत्ता समाप्त हो गई ऑस्ट्रिया से। मेजनी ने सही समय को देखते हुए इन्होंने फिर से राष्ट्रवादी भावना जगाते हुए पुनः इटली आकर प्रयास करने लगे, लेकिन ऑस्ट्रिया के फिर से हस्तक्षेप होने के कारण जनवादी भावनाओं को, यानी लोगों की भावनाओं को कुचल दिया गया, जिसके चलते फिर से पुनः मेजिनी को वापस इंग्लैंड पलायन करना पड़ा, लौटना पड़ा। 1848 ईस्वी के क्रांति के दौरान मेटरनिक की ऑस्ट्रिया से सत्ता समाप्त हो जाने के कारण मेजनी सही समय को देखते हुए इन्होंने पुनः इटली आकर इन्होंने राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया फिर से हस्तक्षेप करने के कारण फिर से मेजनी की हार हो गई, जिसके चलते मेजनी को पुनः फिर से इंग्लैंड इटली छोड़कर भागना पड़ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेजनी खत्म। तो मेजनी का जन्म कब हुआ था? 22 जून 1805 ईस्वी में। मेजनी किस विचारधारा के थे? क्रांतिकारी भावना के, वही लोकतंत्र भावना के, राष्ट्रवादी भावना के। पेशे से क्या थे? वकील थे। इन्होंने किस प्रकार की विधा लिखी? साहित्यकार के रूप में काम। इन्होंने साहित्यकार के रूप में भी कार्य किया है। मेजनी के दो संस्थाएं जो थी, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई? 1834 ईस्वी में। यंग यूरोप, इसका क्या उद्देश्य था? हाँ, राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ पे लोकतंत्र हर हाल में स्थापित होना चाहिए। यंग इटली की स्थापना कब की गई? 1831 में। क्या उद्देश्य था? हाँ, गणराज्य स्थापित करना। यहाँ के कई छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, उसको एकत्रित कर यहाँ पे गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। इटली की एकीकरण में मेजनी कौन सा स्थापना करना चाहते थे? कौन सी विचारधारा स्थापना करना चाहते थे? हाँ, वही लोकतंत्र या गणराज्य। चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहते थे? धर्म के आधार पर स्थापित होना चाहिए, धर्म राज्य स्थापित होना चाहिए। इन दोनों की विचारधारा के कारण ही इटली के एकीकरण में संभव नहीं हो पाया। इसकी असफलता के कारण क्या थी? ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप, गैर कानूनी रूप से ऑस्ट्रिया की तरफ से इटली को बाधा देना। यानी इटली के तहत तो छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। यंग यूरोप के तहत राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र लाने का प्रयास किया गया। दोनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेजनी डटे रहे। वह इन्होंने अपना कार्य करता रहा, लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया, क्वेश्चन में भी आता है, हम तो क्वेश्चन बैंक नहीं उल्टाए हैं, उतना नहीं पता है, लेकिन आता है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी, महत्वपूर्ण बाधाएं क्या थी? इसमें पहला आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया
तो वो तो ऑस्ट्रिया इनकी थी। वियना सम्मेलन के तहत इटली को ऑस्ट्रिया ही ने बांटे थे। तो छोटे छोटे राज्यों से क्या मतलब है? यहाँ पे यंग इटली के तहत तो छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास कर दिया गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के फिर से हस्तक्षेप के कारण सारी जनवादी आंदोलन जो आंदोलन कर रहे थे सारे वहां के लोगों ने, उसको दबा दिया गया, संपन्न नहीं होने दिया, जिसके चलते इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। काउंट काबूर से पहले जान लेते हैं विक्टर इमैनुएल के बारे में। इसमें विक्टर इमैनुएल के बारे में संक्षिप्त में दिया गया, इसका चर्चा नहीं के बराबर किया गया है। राजा होने के बावजूद इसकी चर्चा नहीं हो पाई है। विक्टर इमैनुएल विक्टर तो बोल लेते होंगे, इमैनुएल में क्या होता है? पहले आप तोड़ लीजिए, इमे पढ़ लीजिए पहले, फिर नू पढ़ लीजिए, फिर एल पढ़ लीजिए। शुद्ध भाषा बोलने के लिए आप उतनी तेजी से नहीं पढ़ने के बजाय आप आसानी से पढ़िए, शुद्ध पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसको पढ़ने के लिए आप फास्ट मत पढ़ा कीजिए, धीरे धीरे इमैनुएल, इसको धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल जो थे, विक्टर इमैनुएल जो थे इटली हाँ इटली के कौन राज्य? इटली देश क्षेत्र नहीं, इटली अलग अलग राज्य में बैठ गए थे, जे वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े रहे सब राज्य में अलग अलग विचारधारा के मुख्यमंत्री और रहे। लेकिन एगो है छे प्रॉपर रूप से, जैसे अपना देश में ही था कि हर एक प्रांत का हर एक राजा हुआ करता था, लेकिन सभी राजाओं का राजा दिल्ली में बैठा करता था, आगरा में बैठा करता था। हाँ, जैसे अभी हर एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री अलग अलग है, लेकिन वह दिल्ली में बैठा करता है, प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है। उसी प्रकार हर एक क्षेत्र का राजा अलग अलग होते थे, लेकिन संपूर्ण इटली की जब बात आती थी तो विक्टर इमैनुएल वहाँ के शासक थे, और इसके अंदर ही अन्य प्रकार के लोग रहते थे, जो भी हो अन्य प्रकार के लोग रहते थे। विक्टर इमैनुएल इटली के शासक थे, हाँ वही राजा। इसका भी कहना था कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र होना चाहिए, सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए स्वतंत्र रहने का। सभी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार की दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हर कोई सुख दुख में साथ रहता है। यह भी बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना के थे, और यह चाहते थे कि यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोकतांत्रिक भावना, इन्होंने लोकतंत्र स्थापना करने के लिए इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसका नाम था काउंट
काबूर। काउंट काबूर जो इनका प्रधानमंत्री था, यह एक अच्छे मंत्री थे, कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञता का अर्थ का हुआ कि जैसे अन्य देश हो गए, इटली हो गया, इटली इसका अपना देश है, लेकिन इटली के अलावा जो भी देश हैं उनके बीच समझौता करना, बंधुता की भावना लाना, संबंध स्थापित करना, जिससे बुरे समय में वह अपना सहायता कर सके। जब भी देश पर संकट हो, चाहे किसी भी प्रकार की संकट हो, उस समय उस देश से मदद लिया जा सके। यह इसमें काफी ज्यादा सक्रिय साबित हुए, सफल कूटनीतिज्ञ साबित हुए, और साथ ही यह देश के प्रति सच्चे व्यक्ति थे, सच्चे व्यक्ति थे या राष्ट्रवादी थे। यह अपने देश को हर हाल में विकसित करना चाहते थे, यहाँ के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहते थे, किसी भी प्रकार का उसे दुख का सामना नहीं करना पड़े, यह भरसक प्रयास किए। विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे? इटली के शासक थे। यह बचपन से ही कौन सी विचारधारा के थे? राष्ट्रवादी या लोकतांत्रिक विचारधारा के जाते थे व्यक्ति थे, और इसका मानना था कि हर नागरिक अपना स्वतंत्र जीवन जिए, किसी भी प्रकार के उसे दुख पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े, अपना अपना जाति धर्म को माने, किसी एक धर्म पे नहीं आश्रित रहे। इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। काउंट काबूर सफल कूटनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। अब पढ़ते हैं काउंट काबूर के बारे में। विक्टर इमैनुअल के बारे में एक ही तो क्वेश्चन आएगा, वो यही आएगा कि विक्टर इमैनुअल किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काबूर को, बस। या फिर एक तो आ सकता है कि विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे, इसके अलावा नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल के प्रधान मंत्री थे। इनका भी यही मानना था, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ मतलब इटली के अलावा जो भी देश होंगे उसके प्रति मित्रता, बंधुता, भाईचारा का संबंध स्थापित करना, जिससे बुरे समय में वह अपना सहायता दे सके, जिससे हम अपनी सारी जनताओं को बिना दुख पीड़ा दिए हुए उस कठिन समस्याओं का सामना कर सके। उसी को कूटनीतिज्ञ कहते हैं। यह एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। सच्चे राष्ट्रवादी मतलब इसका भी मानना था कि लोकतंत्र की स्थापना हो, जिससे हर एक जाति धर्म के लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, किसी के अंदर काम नहीं करना पड़े, अपनी विचार को रख सके, यह भी चाहते थे। इनका भी मानना सही था, इनका भी मानना सही मतलब इनका भी मानना सेम था। जिस तरह 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप होने के कारण मेजनी को पुनः इटली छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा था, उसी तरह इसका भी मानना एक ही था
कि इटली का जो एकीकरण नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वह ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप करना है। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप होने के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए इन्होंने कई योजनाएं बनाए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया को पराजित करेंगे तभी ना हम अपना एकीकरण कर पाएंगे और उसकी दबदबा को समाप्त कर पाएंगे। और जब वह पराजित ही नहीं होगा तो हम कैसे अपना दबदबा बढ़ा पाएंगे और यह दिखा पाएंगे कि राजतंत्र आज के लिए लाभदायक नहीं है, वह हानिकारक है, वह गलत है। लोकतंत्र आप अपनाइए और जिससे सभी जनता खुश रह सकेंगे। राजतंत्र में सभी जनताएं खुश नहीं रह पाती हैं, जिसके चलते उसे कई परिवारों को खोना पड़ता है। क्रांति करेंगे तो कुछ न कुछ को तो खोएंगे ही, एक दो को तो नहीं खोएंगे, खोएंगे तो बड़ी मात्रा में खोएंगे। उसी तरह काउंट काबूर का भी मानना था कि राजतंत्र सही नहीं है, लोकतंत्र लाइए। और लोकतंत्र लाने में सबसे बड़ी बाधा जो थी वह ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप के कारण बड़ी बाधा होती है, बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया की हस्तक्षेप मतलब हो गया कि बिना बोले बिना बुलाए वह अपना शासन मेरे ऊपर करने लगते हैं। मतलब आप ही की ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे तो मुझे नहीं लेना देना रखना चाहिए, लेकिन आपके जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसमें हम दखल अंदाजी कर देंगे, उसमें अपना योगदान देने लगेंगे, उसमें अपनी राय प्रतिक्रिया देने लगेंगे, उस पर चलाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार काउंट काबूर का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग क्षेत्र है और इटली एक अलग क्षेत्र है। अलग क्षेत्र होने के कारण, अलग देश होने के कारण आप मेरे देशों में नहीं अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं। हम अपने देशों को अपने तरीक़ा से चलाना चाहते हैं, हम अपने देश में लोकतंत्र लागू करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बार बार इस आंदोलन को दबाकर राजतंत्र ही लागू करने का प्रयास किया करते थे। विक्टर इमैनुअल जो थे यह लोकतांत्रिक भावना के थे, लेकिन राजतंत्र ही लागू था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का ही बेटा राजा बन सकता है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस क्षेत्र पर अपना आक्रमण करे और वह अपना शासन कायम करे, तभी हो सकता है, नहीं तो राजा का ही वंश आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन काउंट काबूर का भी मानना था लोकतांत्रिक भावना हो, लोकतांत्रिक विचारधारा हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजतंत्र ही लागू रहना चाहिए। इन्होंने नेपोलियन तृतीय से बिना किसी को बताए एक संधि की, समझौता की, और इस संधि में काउंट काबूर ने फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय जो थे उसको अपना 2 प्रांत देने का वादा कर दिया। इटली का ही 2 प्रांत नेपोलियन तृतीय को देने का वादा किया और अपनी दोस्ती को देखते हुए फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने भी उत्तर और मध्य इटली के निकट जो भी क्षेत्र थे उसे फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूर को भी यह आश्वासन दिया, वादा किया कि आप चाहें तो उत्तर और मध्य इटली के जो निकट क्षेत्र हैं उसको आप पिडमाउंट में मिला सकते हैं, पिडमाउंट में मिला सकते हैं। और इसकी ही यहाँ के कुछ इतिहासकारों ने काउंट काबूर का आलोचना किया कि आप जो यह कर रहे हैं यह
अन्यायपूर्ण है, देश के लिए बहुत ही घटिया सोच है आपका। यह देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप अपना क्षेत्र किसी और को दे रहे हैं, आप अपना क्षेत्र किसी और को दे रहे हैं, यह गलत है। और काउंट काबूल इसमें अपना व्यक्तित्व विचार रखते हुए बोला, कहा कि हम जो कर रहे हैं, आप सिर्फ यह देख रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र देकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्ति को हराना किसी की बस की बात नहीं है। हम अगर फ्रांस से दोस्ती करेंगे, अपना क्षेत्र देंगे, दोस्ती गहरा होगा, बुरे समयों में उनका साथ देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया पराजित हो सकता है। और 1853 और 54 दो प्रांत देने का वादा कौन कौन सा क्या था? देने का वादा जो किया था वह था नीस और सेवाय। 1853 और 54 के बीच जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, उसमें काउंट काबूल बिना फ्रांस की अनुमति के ही अपनी सेना फ्रांस की ओर से उतार दिए क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसके चलते क्रीमिया का युद्ध 1853-54 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हो गई। और इस युद्ध के बाद सम्मेलन हुआ। सम्मेलन पेरिस में किया गया। फ्रांस है, फ्रांस जी ने लड़ा तो फ्रांस की राजधानी होगी, फ्रांस में ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे संधि किया जाएगा और कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कहाँ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पेरिस में जब संधि हो रहा था तो उसमें सार्डिनिया पिडमाउंट, इटली ने सार्डिनिया पिडमाउंट, विक्टोरिया में सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट के जो थे काउंट काबूल, इसको भी उस संधि में सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हुए, सम्मान के साथ, आदर के साथ पेरिस बुलाया और उस सम्मेलन में उसको बोलने की आज़ादी दी। काउंट काबूल बिना देरी किए हुए ही इटली की समस्या नहीं बताकर पूरे यूरोप की समस्या को बता दिया कि एकीकरण का जो सबसे बड़ी बाधा है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ही संपूर्ण यूरोप का बाधा है।